दुनिया भर के साइबर अपराधियों के निशाने पर है और इसका खुलासा इंडिया थ्रेट लैंडस्केप की एक रिपोर्ट में हुआ है। भारत हर साल दुनिया भर के कुल 14% साइबर हमलों का सामना करता है, जबकि अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन जैसे देश साइबर हमलों से कुछ हद तक दूर हैं। आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ते साइबर अपराध के बारे में, जानेंगे इसे रोकने के उपाय, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स और साइबर अपराधी दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारतीयों को निशाना बना रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सिंगापुर स्थित साइबर सुरक्षा फर्म साई फर्मा के आंकड़े बता रहे हैं। 2023 इंडिया थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक टारगेट वाला देश है। दुनिया भर में जितने भी साइबर अपराध होते हैं, उसके 13.7% मामले भारत से जुड़े होते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 9.6% साइबर हमलों के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है। वहीं 9.3% के साथ इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है, जबकि 4.5% साइबर हमलों के साथ चीन चौथे नंबर पर है। साई फर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक आईटी और बीपीओ सहित सर्विस कंपनियां मार्च 2021 और सितंबर 2023 के बीच 14.3% साइबर हमलों का शिकार हुई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11.6% और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में लगभग 10% साइबर हमले देखे गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित रिटेल सेक्टर में 9.8%, जबकि सरकारी एजेंसियों पर 9.6% हमले हुए। बैंकिंग और फाइनेंस सर्विस इंस्टीट्यूशन में 9.5%, ऑटोमोबाइल में 8.3% और एयरलाइन से जुड़ी कंपनियों पर 6.1% साइबर हमले हुए। 2015 से 2016 के बीच भारत पर लगभग 59% साइबर हमले पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट के ऑपरेटरों से थे। आज के समय में 6.4% हमले पाकिस्तान या उसके सहयोगियों से हैं, जबकि 79% हमले चीन से हैं। विशेषज्ञों की माने तो भारत में एक तरफ जहां डिजिटलीकरण ने साइबर सुरक्षा की आवश्यकता को तेज कर दिया है, वहीं भारत के साइबर सुरक्षा नियम कमजोर और अपर्याप्त हैं। ऐसे में जागरूकता के साथ सुरक्षा तकनीक मजबूत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। दीपिका सिंह, सोशल मीडिया एक्सपर्ट एंड सीईओ डीप साइट्स, हमारे साथ है। दीपिका, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इंडिया 360 डिग्री के इस खास कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपसे कई बार हमारी साइबर अटैक्स और साइबर सुरक्षा, साइबर हाइजीन पर चर्चा हुई है, लेकिन ये जो अब ये नई रिपोर्ट है उससे थोड़ी चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इंडिया थ्रेट लैंडस्केप में नंबर 1 पर है, अव्वल पर है। उससे कई नीचे अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन जैसे देश हैं। क्या वजह है कि जो साइबर अपराध हैं या साइबर अपराधी हैं, डिजिटल डकैत हैं, हैकर्स हैं, कुछ भी कहें, उनकी नजर इंडिया पर ज्यादा है और वो बहुत आसानी से सेंध मार पाते हैं यहाँ पर? जी। सो यहाँ पे जो सबसे पहला कंट्रीब्यूटर मैं बताना चाहूंगी वो है हमारी पॉपुलेशन, स्पेशली हमारी डिजिटल पॉपुलेशन। अभी हमारे पॉपुलेशन में से 80 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, स्मार्टफोन एक्सेस है, एंड जितने भी हमारे डेटा प्लान्स अभी जो सस्ते होते जा रहे हैं, उसकी वजह से डिजिटल इंक्लूजन सरकारों के कई प्रयासों के बाद काफी अच्छी तरीके से हुआ है। बट जैसे ही लोग ऑनलाइन आते हैं, जैसे ही लोग एप्स का इस्तेमाल करते हैं, वो जालसाजों का भी एक शिकार बन जाते हैं। यहाँ पे अगर कुछ आंकड़े हम देखे जाए, every month there are more than 80,000 attacks that are revolved in the country. इसमें हम देखते हैं कि जितने भी अटैक्स होते हैं वो रैंसमवेयर, फिशिंग अटैक्स, सोशल इंजीनियरिंग, ओटीपी फ्रॉड्स, ये केवल वही है जो रिपोर्ट होते हैं। जो रिपोर्ट नहीं होते उनकी संख्या ऐसे 2 से 3 टाइम्स है। इस चीज की वजह से जालसाजों के लिए गोल्डन हेवन बन चुका है। दूसरा है कि जैसे ही उन्होंने देखा कि इंडियन मार्केट में अभी इतने नए एप्स आ रहे हैं, हर एक कंपनी इंडियन मार्केट को अच्छी तरह ट्रीट कर रही है और नवी नवी टेक्नोलॉजीज लेकर आ रही है। बस बिकॉज एक कंज्यूमर अवेयरनेस भी कम है और हमारे लॉज अभी तक उतने इवॉल्व नहीं हुए टू डील विद इट। अभी तक हम देख रहे हैं कि जितने स्पैम कॉल्स हमें आते हैं, मार्केटिंग कॉल्स आते हैं, इन सब एजेंसीज को कस्टमर्स के नंबर मिलते कहाँ से हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा था कि 81 करोड़ इंडियंस का डेटा जो था वो लीक हुआ था, स्पेशली वैक्सीनेशन का, उनके आधार इंफॉर्मेशन का, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स का भी। तो अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन लीक हुई है
ये डेटा के डार्क बाजारों में इसकी खरीदी और बेची की जाती है, और उससे यही देखा जाता है कि जालसाज इस डेटा को खरीद के इसका दुरुपयोग करते हैं और कस्टमर के यहाँ से पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। अगर इसका एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पिछले साल तक, दैट इज 2022, $7.2 trillion was the amount that was lost only in cyber crimes globally. अभी 2023 तक ये नंबर $8 ट्रिलियन क्रॉस करने वाला है। ये अगर आप देखें तो फिर वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी अगर सिर्फ हमने साइबर क्राइम के लॉसेस देखे। तो अगर ग्लोबल में हमारा इतना कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, स्पेशली डिजिटल पॉपुलेशन, दैट इज द मेन रीजन व्हाई आवर नंबर्स आर सो एस्ट्रोनॉमिकली हाई कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बिल्कुल दीपिका, आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट किया। अगर सेक्टर वाइज भी समझें कि ये जो साइबर अपराधी हैं उनके निशाने पर कौन कौन से सेक्टर है, नंबर 1 पर आईटी बीपीओज आते हैं। अब ये बड़े बड़े आईटी हब्स हैं, ये कहाँ पर नहीं हैं? बड़ी जो हमारी आईटी सिटीज़ हैं, हम चाहे गुरुग्राम की बात कर ले, बैंगलोर में बात कर ले, अब तो छोटी छोटी सिटीज़ में भी बड़े बड़े आईटी हब्स खुल गए हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, फिर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ऑनलाइन रिटेल में हम काफ़ी ज़्यादा साइबर हैक्स के मामले देखते हैं। सरकारी एजेंसीज है, बैंकिंग फाइनेंस में तो होते ही हैं ऐसे मामले, ऑटोमोबाइल्स, एयरलाइंस। क्या वजह है कि आईटी बीपीओ ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन थ्रेट हमें देखने को मिलता है? क्या इनकी सुरक्षा, बिकॉज आईटी बीइंग मतलब ये एक बहुत बड़ी आयरनी है कि आईटी बीइंग इसका काम ही होता है कि आपको सुरक्षा एक घेरा प्रदान करे। ऐसे किसी भी साइबर थ्रेट के लिए हम आईटी के पास ही जाते हैं और उन पर ही सबसे ज्यादा अटैक होना। कहां पर है ये इतना बड़ा लूप होल? सर्टेनली। तो हम एक एडेज में बिलीव करते हैं जिसमें हमने देखा है कि जितनी स्मार्ट एक टेक्नोलॉजी होती है उतने उसके टच पॉइंट्स और लूप होल्स उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं। इनफैक्ट हमने कुछ लोगों को कहते हुए भी सुना था कि अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करोगे तो आपके साथ साइबर क्राइम्स होंगे ही नहीं। बिकॉज जब एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट में काफी टच पॉइंट्स होते हैं जिससे कई टेक्निक का अंडरस्टैंड करके जालसाज आपके सिस्टम में इंट्रूजन करते हैं। दूसरा, जब अभी हम डिजिटल डेटाबेसेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पहले डेटाबेसेस हमारे रजिस्टर्स में होते थे, फिजिकल बुक्स में होते थे। अभी हर एक चीज को गवर्नमेंट सर्कुलर से लेके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स तक को सबको डिजिटली स्कैन करके रखा है क्योंकि डिजिटल इज मोर एक्सेसिबल। पर इसका एक बेन साइड या एक बुरा साइड अगर हम देखेंगे, यहाँ पे यही दिखता है कि ये सारे डेटाबेसेस फिर ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं और अगर उसकी सिक्योरिटी का अच्छे से एक केयर नहीं किया जाए तो डेफिनेटली जालसाजों के लिए बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट बन जाता है। दूसरा है कि आईटी बीपीओ फर्म्स के पास इतना सारा टाइप ऑफ डेटा है जिसमें कस्टमर डेटा, कस्टमर एक्सेसिंग डेटा, कस्टमर डेटाबेसेस डेटा, इस सब का अगर उन लोग मिश्रण करते हैं और सिक्योरिटी में एक छोटी सी भी लूप होल हो, क्योंकि अटैकर को सिर्फ एक बार जीतना है आपके इंट्रूजन करने के लिए, आपको हर बार जीतना पड़ता है अगेंस्ट द अटैकर कि आपके सिस्टम्स में इंट्रूजन ना हो। तो अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी देखें, अटैकर को सिर्फ एक ही वो मुद्दा चाहिए, एक ही वो चांस चाहिए आपके सिस्टम्स में आए। एंड जहां तक जितने भी आईटी कंसल्टेंसी एंड बीपीओ फर्म्स हमने देखे हैं, ये कॉल सेंटर्स है, ये रिलेटेड कस्टमर केयर सेंटर्स है जहाँ आपके पास बैंक्स का, अमेजोन जैसी ई कॉमर्स प्रोफाइल्स का काफी सारा डेटा पड़ा हुआ होता है। यहाँ के ये स्वीट स्पॉट होने की वजह से और डिफरेंट टच पॉइंट्स आने की वजह से ये एक स्पॉट बन जाते हैं जालसाजों के लिए अटैक करने। हमारे पास अगर मैं एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करूं दीपिका, क्या वाकई वो इतना सशक्त है? क्या वो वाकई इतना मजबूत है? क्योंकि अगर हम बाकी कंट्रीज देखते हैं काफ़ी नीचे है उससे। अमेरिका हो गया, चीन हो गया, नंबर 1 पर तो भारत है ही। आपने काफ़ी रीज़न भी गिनाया कि किस वजह से भारत साइबर ठगों के निशाने पर आता है। क्यों अब तक जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन प्लेस नहीं है? डेफिनेटली डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमने देखा है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि डेटा प्रोटेक्ट हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जड़ है। इंफॉर्मेशन लीक होती है, इंफॉर्मेशन गलत लोगों के हाथ में जाती है तो डेफिनेटली वो इसका गलत फायदा उठाएंगे ही। अब इसके बाद किया क्या जा सकता है? और आप एक एक्ट लेकर आ गए, लेकिन उसके बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन का क्या होगा? करेक्ट जी, आपने जरूर सही कहा कि एक्ट्स आ गए हैं, हमारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, पर उनका इवॉल्व होना बहुत ही जरूरी है।
अभी हम हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 की बात करते हैं, जिसके अमेंडमेंट्स 2018 और 2021 में आए थे। पर उन 18 सालों में उस पूरे एक्ट में साइबर क्राइम नामक शब्द भी नहीं था। ऐसी नहीं कि साइबर क्राइम अभी इन्वेंट हुआ है, साइबर क्राइम 1980s 1970s के जमाने से शुरू हो रहा है। इंक्लूजन ऑफ ऑल ऑफ दीज टर्म्स, मोबाइल डिवाइसेस, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, एक्ट को भी उस तेजी से इवॉल्व होना है। जितने भी हमारे अमेंडमेंट्स आ जा रहे हैं, ये रिएक्टिव है रादर देन प्रिवेंटिव इन नेचर। अगर एक रिएक्टिव होते तो जैसे ही क्राइम हो रहा है उसके बाद एक्ट्स आएंगे, उसके बाद उसका एनफोर्समेंट प्रोसीजर आएगा। बट जब तक ये एनफोर्समेंट में आता है उसका जेस्टेशनल साइकिल बहुत बड़ा हो जाता है। आज ही की मैं बात करूंगी, सरकार ने इनफैक्ट ट्राई ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है विच इज द नेशनल कंसेंट एक्ट। इसमें जो भी हमें टेलीकॉलर, स्पैम्स और इन सब के इनपुट्स आते हैं, उन्हें हमारा कंसेंट चाहिए होगा हमें कांटेक्ट करने के लिए। पर अभी इसका अवेयरनेस काफी कम है। तो आई थिंक अगर सरकार भी एक अच्छी अवेयरनेस ड्राइव रखे जहाँ पे कंज्यूमर को अवेयर हो कि उनके सहूलियतों के लिए कौन से एक्ट्स है, और दूसरा जो भी अप्रोच रखी है वो ज्यादा प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव रखे। क्योंकि अभी हम दूसरे डेवलप्ड नेशंस में अगर देखेंगे, वहां पे वो प्रिडिक्टिव अप्रोच रख रहे हैं जहां वो फोरकास्ट करते हैं कि लोग ऐसे क्राइम्स कर सकते हैं, इससे उनके जो जॉइंट कोऑपरेशन कमिटीज है वैसे लॉज एंड एक्ट्स बनाते हैं। दूसरा है सरकार को प्राइवेट बॉडीज के साथ, फाउंडेशंस के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, जिससे कि वो जो टूल्स बना रहे हैं टू चेक कि अगर कोई स्पैम लिंक है, अभी हमारे त्योहारों का टाइम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे स्पैम लिंक्स आएंगे। इसमें जैसे aispamdetective.com, इस पे आप सिर्फ पेस्ट कर दे, आपको पता चल जाएगा कि मैसेज सेफ है या नहीं। दूसरा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930, इस चीज का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा तो एटलीस्ट कंज्यूमर के पैसे या उनका डेटा नहीं जाएगा। तो यही कुछ सजेशंस होंगे। और अगर एक्ट की बात की जाए तो डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑलरेडी है, पर उसमें अभी एनफोर्समेंट लाने को रूल्स डिफाइन नहीं किए गए। मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जितना जल्दी से जल्दी एक फ्रेमवर्क और रूल्स पुख्ता तरीके से डिजाइन किया जाए विद ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, उतना ही जल्दी से हम इस सारे प्रॉब्लम्स को कंसिडर भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। हम जैसे आपने अभी ऐप्स का जिक्र किया, कई ऐप्स हम डाउनलोड करते हैं, कभी कोई हमें ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब इंडिविजुअल लेवल की मैं बात करें, क्योंकि अब स्मार्टफोन तो हर किसी के हाथ में है। ऐप स्टोर गए और वहाँ पर तो एक लंबी लिस्ट होती है, आपने कोई कुछ एक ऐप डाउनलोड करना है या कोई बाइंग शॉपिंग साइट डाउनलोड करनी है, उसके बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। क्रेडिबल साइट को कैसे पहचाना जा सकता है कि ये हम जो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या साइट को डाउनलोड कर रहे हैं वो सही है कि फर्जी है? क्या इसके कुछ चेक्स हैं? जरूर जरूर। अभी अगर सिर्फ मैं एप्स की बात करती हूँ तो फिलहाल हमारे इकोसिस्टम में गूगल फोन्स है, दैट इज एंड्रॉयड फोन्स एंड एप्पल फोन्स। अभी अगर हम एप्स की बात करें तो जितने भी ये OEMs या कंपनी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे गूगल, सैमसंग या एंड्रॉयड फोन मैन्युफैक्चरर्स, इनके खुद के रजिस्टर्ड ऐप स्टोर्स होते हैं। दूसरा, अगर हम एक कॉमन रेपोजिटरी चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे उन्होंने इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं। गूगल ने भी अपनी गलती से सीखा, क्योंकि लास्ट ईयर उनको भी 1300 करोड़ एंड 700 करोड़ का फाइन हुआ था, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी को उतना मद्देनजर और ध्यान नहीं दिया था। इस पे गूगल प्ले स्टोर की एक अहम भूमिका है, सैमसंग प्ले स्टोर या जितने भी OEMs है, मैं यही गुजारिश करूंगी कि वहीं से डाउनलोड करें। जब कोई भी आपको एक रिलेटेड मैसेज आए कि आपको ये डिस्काउंट मिलेगा या आपको एक ऑफर मिलेगा, अगर आप इस वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करें, उस पर थोड़ा शक जाहिर करें। क्योंकि अगर आप वहां पे अगर आपको एक ऑफर मिल रहा है, वहां पे आप सोचे कि देयर इज नो फ्री लंच, वो आपको क्यों एक ऑफर देगा, क्यों एक डिस्काउंट देगा, ऐसे करके वो क्यों आप पे मेहरबान हो रहे हैं। इससे अच्छा है कि जो रजिस्टर्ड प्ले स्टोर है, जाकि एप्पल फोन्स के लिए एप्पल ऐप स्टोर, वहां पे सिक्योरिटी चेक्स एंड बैलेंसेस अच्छे से लिखे हैं, एंड आपकी जो भी फोन में डिफॉल्ट सेटिंग्स है जहां से वो अननोन सोर्सेज से ऐप इंस्टॉल नहीं हो सकते, उसे प्लीज डिसेबल मत कीजिए। जब हम वेबसाइट्स पे या सोशल मीडिया पेजेस पे आते हैं तो उस पे 3-4 तरीके के जो चेक्स है वो आपको देखने पड़ेंगे। पहला है कि अगर आप कोई बैंक के वेबसाइट पे जा रहे हैं
तो बैंक के कस्टमर केयर नंबर या अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कंफर्म कीजिए कि ये वही वेबसाइट लिंक है या नहीं। आपको अगर बैंक के यहाँ से कोई ईमेल आ रहा है, प्लीज उसका डोमेन नेम चेक कीजिए, इज इट एग्जैक्टली द सेम, और उसमें थोड़ी भी 19-20 का फर्क दिखा, इमिडिएटली शक जताइए और अपने बैंक के आरएम को या कॉल सेंटर को जरूर कॉल कीजिए। दूसरा, अगर हम शॉपिंग वेबसाइट्स का देखते हैं या शॉप्स या रेस्टोरेंट्स का देखते हैं, तो 2 से 3 बार कंफर्मेशन जरूर करें कि वहां पे द कनेक्शन इज सिक्योर, जो एक लॉक का सिंबल आता है। दूसरा, या ये वेबसाइट दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से रजिस्टर्ड है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे एक ब्लू टिक या एक ग्रीन टिक है विच इज अ वेरिफिकेशन सिंबल। ऐसे करके हम 2-3 अगर लेवल्स ऑफ चेक एंड फिल्टरिंग रखेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि ये वेबसाइट फेक है या रियल है। और थोड़ा भी वहां शक हो या बिफोर मेकिंग अ पेमेंट, आप मेक श्योर कीजिए कि ये सही वाली वेबसाइट है बाय आइदर कॉलिंग योर बैंक, या फिर आप उसी वेबसाइट पे उतना ही पैसा डालें जितना आप लूज करने की क्षमता रखते हैं। आप रियल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या उसका इस्तेमाल ना करके वर्चुअल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, वर्चुअल एड्रेस नंबर जैसे कि हमारे यूपीआई है, उसका इस्तेमाल करें। उससे अगर वो वेबसाइट फेक भी हुई तो उनको उतना ही छोटा सा लॉस होगा और उनको रियल डिटेल्स नहीं पता चलेंगे। तो जितना हम हमारी डिजिटल आइडेंटिटी को डिसएसोसिएट कर सकते हैं, उससे हमारे जितने भी लॉसेस है उसको हम बहुत ही कम कर सकते हैं और हमारे साथ फ्रॉड्स नहीं होंगे, स्पेशली अभी त्योहारों वाले टाइम पे। बिल्कुल। तो डिजिटाइजेशन की तरफ तो पूरा भारत बढ़ ही रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम डिजिटली एडवांस्ड हो रहे हैं, लेकिन हमें उतना अवेयर होने की भी जरूरत है, जैसा दीपिका ने बताया, क्योंकि अवेयरनेस की, डिजिटल अवेयरनेस की लोगों में काफी ज्यादा कमी है। हाथ में स्मार्टफोन तो आ जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना है ये कई बार हमें मालूम नहीं होता है। इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं जिसका जिक्र किया दीपिका ने, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।